In this topic, I will discuss about inventory. What is inventory? Inventory meaning objective importance and inventory valuation system, periodic and perpetual system. After that, inventory costing methods, FIFO, LIFO, and weighted average costing method. Why use companies FIFO, LIFO, and weighted average costing method? And in numerical problem, FIFO, LIFO, and weighted average costing method. What is inventory? Inventory क्या है? Inventory generally refers to stock or stock in trade. In a trading concern, it refers to goods meant for resale or unsold goods. Trading concern में stock या inventory क्या है कि जो unsold goods जो stock में warehouse में स्टॉक में पड़ी हुई हैं फॉर सेलिंग पर्पस, ट्रेडिंग कंसर्न में वो गुड्स अनसोल्ड स्टॉक जो है वो इन्वेंट्री या स्टॉक कहलाता है। इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इट इंक्लूड्स आइटम्स सच एज रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स। जबकि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो कि फर्म जो है वो प्रोडक्शन कर रही होती है उसके पास तीन टाइप्स की जो है वो इन्वेंट्री स्टॉक होता है। एक वो गुड्स होती हैं जो रॉ मटेरियल की फॉर्म में होती हैं जिनको यूज़ करके गुड्स जो है वो तैयार करनी होती हैं। दूसरी क्या है जो इन प्रोसेस जो गुड्स होती हैं जिन पे अभी प्रोसेस चल रहा होता है, वर्किंग चल रही होती है। एंड लास्ट वन फिनिश गुड्स होती हैं जो कि रेडी टू यूज़, रेडी टू सेल होती हैं। For sale in the earning course of business, in the process of production, for such sale, for consumption in the production of goods or services for sale, including maintenance supplies and consumable other than machinery parts. मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस प्रोडक्शन कर रही होती हैं जो फर्म्स, उनमें गुड्स सेलिंग पर्पस के लिए, प्रोडक्शन में यूज़ होने के लिए, प्रोडक्शन के प्रोसेस में इस्तेमाल होने के लिए और गुड्स को जो है सप्लाई करने के लिए, सेल करने के लिए जो है वो अवेलेबल होती हैं। Meaning of inventory or stock. Inventory means all the materials may be raw or finished parts, components, in process or finished product castings and consumable tools, electrodes recorded on the ledger books of the organization and kept in its stocks in the store or warehouse for some period of time. इन्वेंट्री क्या है जो कि बिजनेस के वेयर हाउस में जो है वो स्टॉक की होती हैं, स्टोर की होती हैं, फिनिश गुड्स, इन प्रोसेस गुड्स और रॉ मटेरियल गुड्स जो कि बिजनेस के पास अवेलेबल होती हैं। उस बिजनेस के जो स्टॉक लेजर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनमें उनका रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता है फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर्पस हैं, वो क्या हैं वो चेक करते हैं। फर्स्ट वन, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट। Inventory is an important item for ascertaining the trading profit or gross profit. Gross profit is the excess of sales over cost of goods sold. Cost of goods sold is computed by adjusting the opening and closing stock to purchases as shown follows. Cost of goods sold is equal to opening stock plus purchases less closing stock. Overvaluation of closing stock will reduce the cost and increase the current profit and reduce profits of subsequent years and vice versa. इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री स्टॉक जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स जो फाइंड आउट की जाती हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो फाइंड आउट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनल अकाउंट में, तो उसमें क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है इनको चेकआउट करने के लिए फार्मूला है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल होता है जो फॉर्म, उसमें देन परचेजेस ऐड की जाती हैं, देन इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को लेस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो फाइंड आउट की जाती है। और अगर स्टॉक को जो है वो एंटर नहीं किया जाएगा तो इट्स मीन के जो ये कास्ट जो है फर्म की जो एक्सपेंसेस की कास्ट है वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, और जो प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इट्स मीन के जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो करेक्ट जो है उसकी जो कैलकुलेशन है वो नहीं होगी। दैट्स वाई क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड आउट करने के लिए मेंशन किया जाता है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।
Inventory plays an important role in the ascertainment of the financial position of a business. Closing stock is shown as a current asset in the balance sheet. Over and undervaluation of stock will give a misleading picture about the working capital position and the overall financial position of the business. क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में एज अ करंट एसेट जो है वो शो किया जाता है, क्योंकि जब फर्म जो है वो अपनी क्लोजिंग कर रहा होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, तो बिजनेस के पास जो अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड गुड्स जो है वो वेयर हाउस में अवेलेबल होती हैं, उनको एज अ क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस के पास जितना क्लोजिंग स्टॉक अनसोल्ड गुड्स अवेलेबल है वेयर हाउस में, उनको बैलेंस शीट में मेंशन किया जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस का क्या है, स्टॉक है, बिजनेस की प्रॉपर्टी है। दैट्स वाई क्लोजिंग स्टॉक को मेंशन किया जाएगा फाइनेंशियल पोजीशन को शो आउट करने के लिए कि बिजनेस के पास एज अ एसेट जितना अनसोल्ड स्टॉक जो है वो पड़ी हुई हैं, उनको जो है बैलेंस शीट में मेंशन करना ज़रूरी है, ताकि फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो करेक्ट जो है वो शो हो। Importance of inventory. Inventory costing affects cost of goods sold and in turn the gross profit. In turn, it also affects the taxable income of the entity, affect preparation of financial statement. Different inventory costing methods give different values. इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिस्टम जो है, इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड्स जो है वो इनको यूज़ करके करेक्ट जो है वो एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो फाइंड आउट की जाती है। इसके अलावा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो ट्रू फाइंड आउट किया जा सकता है। देन जो टैक्सेबल इनकम है एंटिटी की, बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की, उस पर अफेक्ट आता है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट वगैरह उनको प्रिपेयर करने के लिए भी इन्वेंट्री जो है वो उनके उनकी करेक्ट जो पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो शो करती है। Different costing methods, and for example I will discuss about FIFO, LIFO and weighted average costing method। इनके से ये डिफरेंट जो वैल्यू है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जो वो, और डिफरेंट जो एंडिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक जो है वो फाइंड आउट होता है। Stock as inventory. Stock is the finished goods inventory that a company has on hand and available for sale. Management needs to maintain enough stock on hand to fulfill customer orders within a reasonable period of time, but not so much stock that there is a risk of product obsolescence or of our maintaining too large an investment in working capital। बिजनेस के पास जो स्टॉक अवेलेबल होता है वो कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करने के लिए, कस्टमर के ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए एक रीजनेबल, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल होता है। और इतना स्टॉक बिजनेस के पास अवेलेबल होता है, होना चाहिए कि जो कि उसकी जो मेंटेनेंस है, स्टोरेज करना है, उसको इजी हो। और दूसरी रीज़न क्या है कि इतना रिस्क बिजनेस को बेयर ना करना पड़े कि उसकी ऑब्सोलेंस हो। इट्स मीन के जो टाइम के साथ इसकी वैल्यू में जो है वो कमी आती है, डिक्रीज़ होता है, वो ना हो। इट्स मीन के जो टेक्नोलॉजी वो जो डे बाय डे चेंज आता है, उसकी वजह से जो स्टॉक किया हुआ है गुड्स का, उसमें क्या है, उस पर इतना इफेक्ट ना आए, उसका इतना रिस्क ना लिया जाए, बल्कि एक स्पेसिफिक जो क्वांटिटी है उसकी स्टॉक की, गुड्स की, एक रीज़नेबल पीरियड के लिए बिजनेस को चाहिए कि वो स्टोर करे ओनली जो है वो कस्टमर की नीड्स को, कस्टमर के आर्डर्स को फुलफिल करने के लिए। स्टॉक ऑन इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिस्टम। इन्वेंट्री है, वैल्यूएशन का वो है क्या है और इसके लिए कौन कौन से सिस्टम यूज़ होते हैं, इनको चेक करते हैं। स्टॉक वैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग हाउ मच अ कंपनी स्टॉक इज वर्थ using methods that consider economic factors such as past prices and forecast data. This can help you predict future market prices. Stock taking refers to the physical verification of the items of inventory in order to ascertain the value for accounting purpose. Either one or combination of the following two methods can make the physical verification। स्टॉक और इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिस्टम का पर्पस ये है कि कंपनी में कितना स्टॉक है, उसकी कितनी वैल्यू है जो अवेलेबल है बिजनेस में, जो कि इकोनॉमिक फैक्टर्स स्टॉक पे अफेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पास्ट की प्राइसेस हैं, नेक्स्ट जो फ्यूचर डाटा है वो कितना अफेक्ट कर रहा है, मार्केट प्राइसेस जो हैं वो प्रिडिक्ट की जाती हैं, और मार्केट की जो प्राइसेस हैं रिसेंट या पास्ट वो कितना अफेक्ट कर रही हैं स्टॉक पे, और इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन को चेक किया जाता है थ्रू इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिस्टम।
इसके लिए टू मेथड यूज़ होते हैं और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कंपनीज इनके कम्बिनेशन दोनों मेथड्स का इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिस्टम का जो कम्बिनेशन है वो यूज़ करती है। The two distinctly different systems that are used in measuring the ending inventory closing entry inventory जो है इसको फाइंड आउट करने के लिए टू सिस्टम जो है वो यूज होते हैं। फर्स्ट वन है पीरियाडिक इन्वेंट्री सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम नो डिटेल रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री इज बीइंग मेंटेन्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड एक्चुअल फिजिकल count of the goods remaining on hand is required at the end of the each period। पीरियाडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि इन डिटेल जो रिकॉर्ड है इन्वेंट्री का स्टॉक का वो नहीं किया जाता, बल ड्यूरिंग ईयर नहीं किया जाता, बल्कि एट द एंड ऑफ द ईयर फिजिकली काउंट किया जाता है इनको कि कितनी गुड्स जो हैं वो बिजनेस के पास अवेलेबल हैं। देन सेकेंड है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। दिस सिस्टम इन्वॉल्व्स द मेंटेनेंस ऑफ डिटेल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स in the accounting system। continuous record is maintained on a transaction by transaction basis throughout the period। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि डिटेल में जो है इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स को जो है वो चेकआउट किया जाता है, फिजिकली वेरिफिकेशन की जाती है, डे बाय डे की ट्रांजैक्शंस जो है वो चेकआउट की जाती हैं, फिजिकली इनको वेरीफाई किया जाता है और कितना स्टॉक बिजनेस के पास इन्वेंट्री अवेलेबल है इसको चेक किया जाता है। इसको परपेचुअल या कंटिन्यूस सिस्टम भी कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक किया कि इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री का पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और इन्वेंट्री वैल्यूएशन के सिस्टम कौन कौन से हैं। देन चेक करते हैं कि कास्ट फ्लो अजम्पशन जो है कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन सी वेज हैं कि कास्ट फ्लो के अजम्पशंस जो है वो चेक की जाती हैं। इन्वेंट्री की कास्टिंग के जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। ये तीन जो कास्टिंग मेथड्स हैं वो यूज़ होते हैं इन्वेंट्री एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो चेकआउट करने के लिए। फर्स्ट वन है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फाइफो। कास्ट फ्लो इन दी ऑर्डर इन विच द कास्ट वर इंकर्ड। इट मीन के जो बिजनेस ने गुड्स जो है वो फर्स्ट पे परचेज की हैं फर्स्ट वही सेल होंगी। देन सेकेंड है लाइफो। कास्ट फ्लो इज इन द रिवर्स ऑर्डर इन विच द कास्ट वर इंकर्ड। बिजनेस ने जो गुड्स फर्स्ट पे परचेज की होती हैं उनकी बजाय बिजनेस ने जो लास्ट पे गुड्स परचेज की होती हैं उनको जो है वो पहले सेल किया जाता है। एंड थर्ड है वेटेड एवरेज कास्टिंग मेथड। कास्ट फ्लो इज एन एवरेज ऑफ द कास्ट परचेज गुड्स। बिजनेस क्या करता है कि जो गुड्स परचेज की होती हैं बिजनेस के पास जितनी भी इन्वेंट्रीज अवेलेबल होती हैं उनको प्लस करके उनकी एवरेज फाइंड आउट करके इट्स मीन के ऑल दी कास्ट जो बिजनेस के पास अवेलेबल होती है उसको डिवाइड किया जाता है ऑल यूनिट्स जो बिजनेस के पास अवेलेबल होते हैं फॉर सेलिंग पर्पस। देन जो रेट फाइंड आउट होता है उस रेट पे बिजनेस जो है वो गुड्स जो है वो इन्वेंट्री जो है वो सेल आउट करता है। इट्स मीन कि ये कौन सा मेथड है, वेटेड एवरेज कास्टिंग मेथड। वेटेड उनकी वेट चेकआउट करके एवरेज फाइंड आउट करके देन गुड्स को जो है वो सेल आउट किया जाता है। First in, first out FIFO. The first in, first out or FIFO method of determining inventory value allows you to assume that the first inventory items you stock your business with are the first inventory items you sell। बिजनेस ने जो फर्स्ट पे इन्वेंट्री जो स्टॉक जो है वो स्टोर किया हुआ उसको फर्स्ट पे जो है वो सेल किया जाएगा। वाई वुड बिजनेस यूज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बिजनेस जो है वो कंपनीज जो है वो फाइफो मेथड को क्यों यूज़ करती हैं, इसकी क्या रीजंस हैं, इनको चेक करते हैं। बिजनेस वुड यूज द फाइफो मेथड बिकॉज इट बेटर रिफ्लेक्ट्स करंट मार्केट प्राइसेस। दिस इज achieved by valuing the outstanding inventory at the cost of the most recent purchases। The FIFO method can help ensure that the inventory is not overstated or understated। Also, through matching low cost inventory with revenue, the FIFO method can minimize a business tax liability when prices are declining। बिजनेस फाइफो मेथड को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये करंट जो मार्केट की प्राइसेस होती हैं उनको रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं, उन पे इफेक्ट हो रहा होता है। दूसरी रीज़न है कि ये जो रीसेंट परचेजेस की प्राइसेस होती हैं उसी पे सेल आउट होता है क्योंकि जो बिज़नेस ने फर्स्ट पे चीज़ें रिसीव की हैं बिज़नेस में उन्हीं को फर्स्ट पे सेल कर देना है। इसके अलावा ये इन्वेंट्री को अंडर स्टेटेड ओवर स्टेटेड नहीं होने देता क्योंकि जितना आइटम्स जितनी गुड्स बिजनेस ने रिसीव की पहले उन्हीं को वन बाय वन जो है वो सीक्वेंस के साथ बिजनेस जो है वो सेल आउट कर देता है। इसके अलावा ये बिजनेस की जो टैक्स की लाइबिलिटीज़ हैं उनको जो है वो डिक्रीज कर रहा होता है। दैट्स वाई बिजनेस यूज फाइफो मेथड।
The following is the record of receipt of certain material during the month of January 2006. 2nd January को बिजनेस ने रिसीव किए 500 यूनिट्स एट ₹20 पर यूनिट के साथ। स्टॉक लेजर कार्ड है ये फाइफो मेथड के थ्रू जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा कि फाइफो मेथड के थ्रू इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको चेक करते हैं। इसका फॉर्मेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट का कॉलम होगा, देन रिसीव का कि बिजनेस से कितने यूनिट्स जो है वो रिसीव किए, कितने यूनिट्स बिजनेस में ऐड हुए, कितने यूनिट्स बिजनेस ने परचेज किए। देन इशू का कॉलम होगा कि बिजनेस ने कितने यूनिट्स सेल किए, कितने यूनिट्स बिजनेस की इन्वेंट्री से स्टॉक से लेस हुए, डिडक्ट हुए। देन बैलेंस में बिजनेस के वेयर हाउस में स्टोर में कितने यूनिट्स जो हैं वो रिमेनिंग जो हैं वो अवेलेबल रह जाते हैं आफ्टर 1 बाय 1 डेट ट्रांजेक्शन्स के बाद। 2nd जनवरी की ट्रांजेक्शन थी, हमने चेक की, रिसीव किए थे बिजनेस ने 500 यूनिट्स एट ₹20 पर यूनिट के साथ। देन जो 2nd जनवरी को बिजनेस ने यूनिट रिसीव किए हैं, इसको रिसीव के कॉलम में 2nd जनवरी को 500 यूनिट्स, रेट इसका 20, तो 500 यूनिट्स को रेट के साथ 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10,000 इसकी अमाउंट है। देन जो बिजनेस ने रिसीव किए हैं इनको बैलेंस के जो है वो मेंशन कर देंगे। 500 यूनिट्स 20 रेट है और 10,000 अमाउंट के साथ। 2nd जनवरी को हमारे पास बैलेंस अवेलेबल है 10,000 के साथ। देन 3rd जनवरी को बिजनेस ने रिसीव किए हैं यूनिट्स 400 यूनिट ₹21 पर यूनिट के साथ। 3rd जनवरी के यूनिट्स हैं, इसको रिसीव के कॉलम में मेंशन किया जाएगा। 400 यूनिट्स हैं, रेट इनका है ₹21 और मल्टीप्लाई किया यूनिट को और रेट को, तो बिजनेस के पास इसकी कॉस्ट जो है वो अमाउंट आ रही है 8,400। देन बैलेंस के कॉलम में जो लास्ट यूनिट थे 2nd जनवरी के बैलेंस में अवेलेबल हैं 500 यूनिट्स, वो मेंशन करेंगे ₹20 के साथ। 10,000 इनकी कास्ट है। देन 3rd जनवरी के यूनिट्स जो 400 हैं ₹21 के साथ 8,400 जो है वो इसकी अमाउंट बैलेंस में मेंशन कर देंगे। देन 5 जनवरी को बिजनेस ने 300 यूनिट्स जो हैं वो इशू किए थे। 300 यूनिट इशू किए हैं तो इनको फाइफो मेथड के साथ इशू करेंगे। 5 जनवरी को 300 यूनिट इशू करने हैं, इनको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के साथ जो है वो इशू करेंगे। कैसे इशू करेंगे? फर्स्ट पे बिजनेस ने 2nd जनवरी को 500 यूनिट जो है वो रिसीव किए थे। जब बिजनेस ने 2nd जनवरी को 500 यूनिट रिसीव किए थे, उसमें से 300 यूनिट जो है वो जनवरी 5 को इशू कर देंगे और रिमेनिंग जो 200 यूनिट्स हैं ₹20 के साथ इनको बैलेंस में 4,000 इनकी कास्ट मेंशन कर देंगे। और जो जनवरी 5 को बिजनेस ने 300 यूनिट इशू किए हैं ₹20 के साथ, इनकी 6,000 कास्ट होगी और 10,000 टोटल कास्ट थी जनवरी 2nd को। 10,000 में से 6,000 को लेस किया तो 4,000 रिमेनिंग कास्ट जो है वो बैलेंस में मेंशन कर देंगे 200 यूनिट्स की। और जो 3rd जनवरी के यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल है बैलेंस में ₹421 के साथ और 8,400 इसकी कास्ट है, इसको एज इट इज जनवरी 5 के बैलेंस में मेंशन कर देंगे। देन जनवरी 15 को बिजनेस ने रिसीव किए हैं यूनिट 300 यूनिट्स हैं और इनकी पर यूनिट प्राइस है ₹19। रिसीव के कॉलम में जनवरी 15 को 300 यूनिट्स ₹19 पर यूनिट इसकी कास्ट है और मल्टीप्लाई किया यूनिट्स और पर यूनिट इसका जो रेट है तो 5,700 इसकी अमाउंट आ रही है। देन बैलेंस के कॉलम में लास्ट जनवरी 5 को हमारे पास अवेलेबल थे 200 यूनिट 400 यूनिट्स। देन जनवरी 15 के जो 300 यूनिट ₹19 रेट के साथ जो है रिसीव किए हैं बिजनेस ने, इनको भी बैलेंस के कॉलम में 5,700 मेंशन कर देंगे। देन 16 जनवरी को बिजनेस ने मजीद जो है वो 700 यूनिट्स जो है वो इशू किए हैं। अब बिजनेस ने 700 यूनिट इशू किए हैं तो इनको फाइफो मेथड के साथ हमने इशू करना है। फाइफो मेथड के अकॉर्डिंग जनवरी 2nd को जो हमने फर्स्ट पे यूनिट जो रिसीव किए थे उसमें से फर्स्ट भी बिजनेस ने यूनिट्स जो है वो सेल करने थे। 500 में से लास्ट पे हमने जनवरी 5 को 300 यूनिट जो है वो इशू कर दिए थे। देन हम रिमेनिंग बैलेंस में हमारे पास 200 यूनिट अवेलेबल हैं जनवरी 15 को, जो जनवरी 2nd के यूनिट्स हमने रिसीव किए हुए थे, इसकी पर यूनिट प्राइस थी ₹20। तो 200 यूनिट्स जो है वो ₹20 पर यूनिट कास्ट के साथ जो हमने इशू करने हैं, 4,000 इसकी कास्ट आ जाएगी इशू के कॉलम में जनवरी 16 को। देन 200 के बाद जनवरी 3 को जो बिजनेस ने रिसीव किए 400 यूनिट
1 रुपीज़ पर यूनिट इसकी प्राइस है, 8400 इसकी कास्ट आ रही है, 400 यूनिट इशू कर देंगे 21 रुपीज़ वाले। देन ये 600 यूनिट हो गया, देन 100 यूनिट मज़ीद हमें चाहिए इशू करने के लिए। तो इसको क्या करेंगे, जनवरी 15 को जो हमने यूनिट रिसीव की हैं 300 यूनिट, इसमें से 100 यूनिट जो है हम 19 रुपीज़ पर यूनिट रेट के साथ जो है इशू कर देंगे, तो इसकी कास्ट आ जाएगी 1900। तो रिमेनिंग बैलेंस में हमारे पास जनवरी 15 के यूनिट्स जो हैं वो रह जाएंगे 200 यूनिट। 200 यूनिट को बैलेंस में जनवरी 16 के कॉलम में बैलेंस में मेंशन कर देंगे। 200 यूनिट 19 रुपीज़ पर यूनिट इसका रेट है, और इसकी कास्ट जो है वो 200 यूनिट को 19 के साथ मल्टीप्लाई करके 3800 आ जाएगी। देन जनवरी 28 को रिसीव की हैं 400 यूनिट ₹20 पर यूनिट के साथ। तो जनवरी 28 को रिसीव के कॉलम में मेंशन कर देंगे 400 यूनिट्स, 20 रुपीज़ पर यूनिट रेट है, 8000 इसकी कास्ट आ रही है रेट और यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके। देन बैलेंस के कॉलम में लास्ट जनवरी 16 को हमारे पास 200 यूनिट 19 रुपीज़ पर रेट कास्ट के साथ 3800 कास्ट इसकी टोटल थी, ये मेंशन कर देंगे। और जनवरी 28 को जो यूनिट रिसीव किए हैं 400 यूनिट्स 20 रुपीज़ पर यूनिट इसकी प्राइस है, 8000 इसकी टोटल कास्ट है। इनको बैलेंस में मेंशन कर देंगे कि एंडिंग इन्वेंट्री लास्ट पे हमारे पास ये अवेलेबल है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज़ या मटेरियल सेल जो है वो बिजनेस में कौन सा होता है, जो कि मटेरियल हमने इशू किया होता है। इशू मटेरियल में हमने कास्ट चेक करते हैं इसकी। फर्स्ट पे जनवरी 5 को हमने इशू किया था जो 300 यूनिट, तो इसकी कास्ट थी 6000। देन जनवरी 16 को जो हमने इशू किए थे यूनिट 700, इसकी कास्ट थी 4000 प्लस 8400 प्लस 1900। तो कास्ट ऑफ मटेरियल यूज हमारे पास टोटल आ रही है 20300। देन एंडिंग इन्वेंट्री है कि बैलेंस में लास्ट पे जो हमारे पास बैलेंस अवेलेबल होता है वो एंडिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट होती है। जनवरी 28 को लास्ट पे बैलेंस के कॉलम में हमारे पास यूनिट्स अवेलेबल है 200 प्लस 400 600 यूनिट्स हैं, और इनकी कास्ट है 3800 प्लस 8000। 200 यूनिट्स परचेज ऑन 15 जनवरी। 200 यूनिट्स जो हमारे पास बैलेंस में अवेलेबल हैं 19 रुपीज़ के साथ, तो ये कौन से यूनिट्स हैं जो जनवरी 15 को हमने रिसीव किए थे, और 400 यूनिट 28 जनवरी वाले हैं। 200 यूनिट परचेज ऑन 15 जनवरी बट रिमेन अनइशूड। 400 यूनिट्स परचेज ऑन 28 जनवरी रिमेनिंग अनइशूड अप टू 31 जनवरी। देन हम यूनिट्स प्लस करेंगे 200 प्लस 400 600, हमारे पास टोटल एंडिंग इन्वेंट्री में यूनिट्स हैं, और 3800 प्लस 8000 इसकी जो कास्ट है एंडिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री की वो फाइंड आउट हुई है 11800। एज वी नो के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमने जनवरी 2 को रिसीव किए थे यूनिट, देन 3 जनवरी को 15 और 28 जनवरी को यूनिट जितने रिसीव किए थे इनको हमने रिसीव के कॉलम में मेंशन किया। The physical inventory taken on 31st January 2006 shows that there are 600 units in hand. Compute the inventory value on 31st January 2006 by FIFO method. The value of inventory as on 31st January 2006 has been arrived as on the presupposition that the firm uses periodic inventory system. The value of inventory would remain the same even if the perpetual inventory system is in use. If out of 1000 units issued, 300 units were issued on January 5, while 700 units were issued on January 16, the valuation of inventory using perpetual inventory system will be done as follows. हमने क्या किया कि ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम था, इसके थ्रू जो है वो फाइफो कास्टिंग मेथड यूज़ किया। परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड क्यों है, क्योंकि इसके ज़रिए क्या है कि पूरे मंथ में डेली की डे बाय डे की जो ट्रांजेक्शन्स हैं इनको जो है वो चेकआउट किया जा रहा है, इसलिए ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम था। और फाइफो मेथड के थ्रू जो है वो हमने यूनिट्स जो है वो इशू किए कि जो फर्स्ट पे यूनिट इशू किए थे उनको फर्स्ट पे इशू किया। फर्स्ट पे जो यूनिट रिसीव किए बिजनेस ने परचेज किए वही जो यूनिट्स हैं फर्स्ट वाले वही बिजनेस ने पहले इशू किए सेल किए। इट्स मीन कि ये फाइफो मेथड हमने यूज़ किया। Then second casting method है last in first out LIFO. The last in first out LIFO accounting method assumes that the latest item are the first items to be sold. With this accounting technique, the cost of the oldest products will be reported as inventory. It should be understood that
Although LIFO matches the most recent cost with sales on the income statement, the flow of cost doesn't necessarily have to match the flow of the physical units. LIFO मेथड में क्या होता है कि जो बिजनेस ने यूनिट्स फर्स्ट पे रिसीव किए होते हैं उनकी बजाय बिजनेस क्या करता है, जो बिजनेस ने लास्ट पे यूनिट रिसीव किए होते हैं उनको पहले जो है वो सेल आउट किया जाता है। लाइफो मेथड में मोस्ट रिसेंट जो कास्ट होती हैं, प्राइसेस होती हैं, उनको सेल्स के साथ जो है वो मैच किया जाता है इनकम स्टेटमेंट में। और ये नेसेसिटी नहीं है कि इनकी फिजिकली जो वेरिफिकेशन है यूनिट्स की इनको मैच आउट किया जाए। लाइफो मेथड में जो ओल्ड प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं इन्वेंट्री में, इनकी जो कास्ट है उसको रिपोर्ट किया जाता है इन्वेंट्री में। वाई वुड बिजनेस यूज लास्ट इन फर्स्ट आउट और लाइफो? बिजनेस जो है वो लाइफो या लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जो है वो क्यों यूज़ करते हैं, इसकी रीज़न क्या है? Business would use the LIFO method to help them better match their current cost with their revenue. This is particularly useful in industries where there are frequent changes in the cost of inventory. This is achieved by because the LIFO method assumes that the most recent inventory items are sold first. बिजनेस में लाइफो में क्या किया जाता है कि जो मोस्ट रिसेंट इन्वेंट्री आइटम्स अवेलेबल होते हैं उनको फर्स्ट में जो है वो सेल किया जाता है। Another reason why business would use LIFO is that during periods of inflation, the LIFO method match high cost inventory with revenue. This minimize business tax liability. LIFO method में क्या होता है कि जो बिजनेस के पास इन्वेंट्री की अवेलेबल होती है उसकी जो रीसेंट प्राइसेस होती हैं, कास्ट होती हैं इन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जब प्राइसेस जो हैं वो राइज हो रही होती हैं और जो मनी की वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रही होती है, तो उस पीरियड में, इन्फ्लेशनरी पीरियड में क्या होता है कि बिज़नेस की जो टैक्स की लाइबिलिटी है वो रिड्यूस होती है, इसलिए बिज़नेस लाइफो मेथड यूज़ कर रहा होता है। Finally, the LIFO method can act as a hedge against inflation given that the cost of inventory is premised on the most recent purchases. These costs are highly likely to reflect the higher inflationary prices. लाइफो मेथड के थ्रू क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन है जो कि कंडीशन चल रही होती है, इकोनॉमिक कंडीशन है इन्फ्लेशन की, उसमें क्या होता है कि जो इन्वेंट्री जो है वो मोस्ट रिसेंट जो परचेजेस होती हैं, मोस्ट रिसेंट जो परचेज प्राइसेस होती हैं गुड्स की, उस पे जो वही जो रिसेंट परचेजेस होती हैं बिजनेस की, जो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बिजनेस ने लास्ट पे गुड्स जो है रिसीव की होती है उनको फर्स्ट पे जो है वो सेल आउट किया जाता है। तो जो कॉस्ट होती हैं गुड्स की उस पे जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं इतना कर रहा होता क्योंकि इन्फ्लेशन पीरियड चल रहा होता है, तो बिजनेस की जो टैक्स की लाइबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है लाइफो मेथड के थ्रू। फर्स्ट में हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या किया, फाइफो मेथड यूज़ किया, देन हम लाइफो मेथड यूज़ करके इसकी एंडिंग इन्वेंट्री और कास्ट ऑफ मटेरियल यूज़ को चेक करते हैं। फर्स्ट पे जनवरी सेकंड को बिजनेस ने 500 यूनिट रिसीव किए 20 रुपीज़ पर यूनिट के साथ। स्टॉक लेजर कार्ड प्रीपेड किया जा रहा है लाइफो मेथड के थ्रू। इसमें डेट का कॉलम होगा, देन रिसीव का, इशू का और बैलेंस का। रिसीव में यूनिट्स, रेट और अमाउंट, देन इशू में भी यूनिट्स, रेट और अमाउंट, देन बैलेंस में यूनिट्स, रेट और अमाउंट के कॉलम होंगे। जनवरी सेकंड को एज वी नो कि 500 यूनिट्स 20 रुपीज़ के साथ बिजनेस ने रिसीव किए, यूनिट्स को रेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसकी अमाउंट जो कास्ट आ रही है 10,000। इनको बैलेंस में एज इट इज़ मेंशन कर देंगे। जनवरी सेकंड को 500 यूनिट 20 रुपी पर रेट इसकी कास्ट है और 10,000 इसकी अमाउंट और कास्ट है। जनवरी सेकंड के बाद जनवरी थर्ड को मजीद बिजनेस ने 400 यूनिट रिसीव किए 21 रुपीज़ पर यूनिट इसकी कास्ट है। जनवरी थर्ड को हमने चेक किया कि 400 यूनिट्स थे और इनकी 21 रुपीज़ पर यूनिट प्राइस थी। इसको यूनिट को रेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसकी कास्ट आ रही है 8,400। बैलेंस में एज इट इज़ इनको मेंशन कर देंगे। जनवरी सेकंड को बैलेंस हमारे पास अवेलेबल था 500 यूनिट्स 20 रुपीज़ इसकी रेट था और 10,000 इसकी कास्ट थी। देन जनवरी थर्ड का बैलेंस है जो 400 यूनिट्स हैं 21 रुपीज़ पर यूनिट रेट है और 8,400 इसकी कास्ट है। इनको बैलेंस में मेंशन कर देंगे। If out of 1,000 units issued, 300 units were issued on January 5, January 5 को 300 यूनिट्स जो हैं वो इशू करने हैं लाइफो मेथड के थ्रू। जनवरी 5 को यूनिट्स जो हैं वो इशू करने हैं, 300 यूनिट इशू करने हैं लाइफो मेथड के थ्रू। तो लाइफो मेथड के थ्रू एज वी नो कि जो रीसेंट इन्वेंट्री, रीसेंट प्राइसेस अवेलेबल होती हैं उन पे जो यूनिट्स जो हैं वो इशू किए जाते हैं। तो रीसेंट हमारे पास कौन सी अवेलेबल हैं, जनवरी थर्ड को 400 यूनिट्स हैं 21 रुपीज़ के साथ। तो 400 में से जनवरी 5 को हमने 300 यूनिट्स जो हैं वो इशू करने हैं, सेल करने हैं।
300 यूनिट्स 21 इसका रेट है, इसके साथ इशू करेंगे तो 6,300 इसकी कास्ट होगी। देन रिमेनिंग जो है बैलेंस में 100 यूनिट्स जो है वो जनवरी 3 को जो 400 थे इसमें 300 इशू कर दिए। तो बाकी 100 यूनिट्स जो है वो 21 इसका रेट है और 2100 इसकी कास्ट जो है वो बैलेंस पे जनवरी 5 को बैलेंस के कॉलम में मेंशन कर देंगे। देन जनवरी 2 के जो 500 यूनिट 20 रुपीज़ के साथ और इसकी 10,000 कास्ट है, इनको एज इट इज़ बैलेंस में जनवरी 5 को मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट जनवरी 15 को बिजनेस ने यूनिट रिसीव किए हैं 300 यूनिट्स 19 रुपीज़ इसकी पर यूनिट प्राइस है। जनवरी 15 300 यूनिट्स 19 रुपीज़ की पर यूनिट रेट है, प्राइस है। मल्टीप्लाई किया यूनिट्स को रेट के साथ तो 5,700 इसकी कास्ट और अमाउंट आ रही है जनवरी 15 वाले यूनिट्स की। देन बैलेंस की कॉलम में जनवरी 5 को हमारे पास 500 यूनिट्स थे 20 रुपीज़ 10,000 इसकी कास्ट थी। देन जनवरी 5 को हमने 300 यूनिट इशू कर दिए थे जनवरी 3 वाले के यूनिट्स में से 400 में से। तो 400 में से हमारे पास 100 जो जनवरी 5 को अवेलेबल था बैलेंस में 121 रुपीज़ पर यूनिट और 2100 इसकी कास्ट थी। देन जनवरी 15 को जो यूनिट हमने रिसीव की हैं 319 इसकी पर यूनिट प्राइस है, रेट है और कास्ट इसकी है 5,700 एज इट इज़ इनको बैलेंस में मेंशन कर देंगे। इफ़ आउट ऑफ 1000 यूनिट्स इशूड 300 यूनिट्स ऑलरेडी जनवरी 5 को इशू किए जा चुके हैं। देन 700 यूनिट्स वर इशूड ऑन जनवरी 16। 700 यूनिट जो है वो जनवरी 16 को इशू करने हैं। जनवरी 16 को 700 यूनिट इशू करने हैं। तो 700 यूनिट जो है वो लाइफो मेथड के थ्रू हम इशू करेंगे। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बिजनेस ने लास्ट पे यूनिट रिसीव किए उनको पहले जो है वो सेल किया जाएगा, इशू किया जाएगा। तो लास्ट पे बिजनेस ने रिसेंटली जो यूनिट रिसीव किए हैं वो कौन से हैं, 300। जनवरी 15 को यूनिट रिसीव किए हैं बिजनेस ने 300 यूनिट 19 रुपीज़ इसका रेट है और 5,700 इसकी कास्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 300 यूनिट इशू कर देंगे, इशू के कॉलम में जनवरी 16 को मेंशन कर देंगे 300 यूनिट 19 इनका रेट और 5,700 इसकी कास्ट है। 300 हमने इशू कर दिए, टोटल हमने कितने इशू करने हैं, 700। देन जनवरी 15 के बाद जनवरी 3 के जो यूनिट्स हैं वो कितने हैं, 400। 400 में से जनवरी 5 को हम 300 यूनिट्स जो हैं वो ऑलरेडी इशू कर चुके हैं। तो 300 के बाद बैलेंस में हमारे पास जनवरी 15 को 100 यूनिट्स जो हैं वो 21 रुपीज़ के साथ अवेलेबल हैं। तो 100 यूनिट्स जो जनवरी 3 वाले हमारे पास बैलेंस में अवेलेबल हैं, 100 यूनिट 21 रुपीज़ इसकी पर रेट है और 2100 इसकी कास्ट है, ये इशू कर देंगे। टोटल कितने इशू हो गए, 400। देन रिमेनिंग हमने 300 यूनिट्स जो है वो मज़ीद जो है वो इशू करने हैं, टोटल 700 इशू करने हैं, ठीक है। देन जनवरी 16 को हमने इशू के कॉलम में मेंशन कर दिए 300 और 100 यूनिट। देन 300 यूनिट हम कौन से इशू करेंगे, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जनवरी 15 के यूनिट्स वो भी इशू कर दिए, जनवरी 3 के थे 400 वो भी हमारे पास टोटल जो है वो इशू हो चुके हैं, सेल हो चुके हैं। देन लास्ट पे हमारे पास अवेलेबल है जनवरी 2 के यूनिट्स हैं 500। 500 में से हमें चाहिए कितने, सिर्फ 300 यूनिट। तो 300 यूनिट जो है 20 इसका रेट है, तो ये 6,000 इसकी कास्ट आएगी, इसको जनवरी 16 को इशू कर देंगे। देन जनवरी 2 को हमारे पास 500 में से अब रिमेनिंग 300 जब हमने इशू कर दिए तो रिमेनिंग कितने आ जाएंगे, 200 यूनिट। तो 200 यूनिट 20 रुपीज़ इसकी क्या है, रेट है, पर यूनिट प्राइस है। तो 4,000 इसकी कास्ट होगी, 200 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4,000 इसकी अमाउंट या कास्ट जो है वो बैलेंस में जनवरी 16 को मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट जनवरी 28 को बिजनेस ने रिसीव किए 400 यूनिट्स, इसकी प्राइस है पर यूनिट एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़। जनवरी 28 को 400 यूनिट्स 20 रुपीज़ इसकी पर यूनिट प्राइस है और 8,000 इसकी कास्ट है। 400 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8,000 इसकी अमाउंट और कास्ट आ रही है, इसको रिसीव के कॉलम में मेंशन कर देंगे। देन बैलेंस में जनवरी 16 को हमारे पास थे 200 यूनिट 20 इसकी पर यूनिट प्राइस थी, रेट था 4,000, ये मेंशन करेंगे एज इट इज़। देन जनवरी 28 को जो हमने रिसीव की हैं 400 यूनिट्स 20 रुपीज़ इसकी पर यूनिट प्राइस है, रेट है, इसकी कास्ट है, अमाउंट है 8,000, इनको बैलेंस में मेंशन कर देंगे। इट्स मीन कि ये हमारी एंडिंग इन्वेंट्री है जो कि बैलेंस में अवेलेबल है। एंडिंग इन्वेंट्री टोटल हमारे पास कितनी है, 600 यूनिट्स हैं। 600 यूनिट कौन से हैं, 200 यूनिट्स जो कि जनवरी 2 को हमने रिसीव किए थे और इसकी पर यूनिट रेट इसका कितना था, 20 रुपीज़ और इसकी अमाउंट है 4,000। इसके अलावा जनवरी 28 के यूनिट्स जो हैं वो अनइशूड हैं 400 और इसकी प्राइस कितनी है, पर रेट है 20 रुपीज़। तो 8,000 इसकी कास्ट है। इट्स मीन कि टोटल हमारे पास 600 यूनिट्स हैं
और टोटल हमारे पास जो इनकी कास्ट है वो कितनी है 12,000। ये एंडिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास अवेलेबल है एट द एंड ऑफ द मंथ। Closing entry of 600 units include 200 units purchased on 2nd January but remain unissued. 400 units purchased on 28 January remaining unissued up to 31st January। तो टोटल हमने चेक किया था कि बैलेंस में हमारे पास कितने थे 600 यूनिट थे, 200 प्लस 400 600 यूनिट। देन जो कास्ट थी इनकी 4000 प्लस 8000, 12,000 टोटल कास्ट थी, एंडिंग इन्वेंट्री थी जो कि एट द एंड ऑफ द मंथ अवेलेबल है। देन कास्ट ऑफ मटेरियल यूज, कास्ट ऑफ मटेरियल इशूड या कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमने जितने यूनिट इशू किए हैं सेल किए हैं, जो कास्ट ऑफ मटेरियल यूज है वो कितनी है वो चेक करते हैं। इशू के कॉलम में 6,300 कास्ट है, प्लस करेंगे 5,700, प्लस करेंगे 2,100, प्लस करेंगे 6,000। तो हमारे पास जो कास्ट ऑफ मटेरियल यूज है वो कितनी आ रही है 20,100। ये कितना क्या है, कास्ट ऑफ मटेरियल यूज है, कास्ट ऑफ मटेरियल इशू है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। आफ्टर 5 हमने चेक किया कि लाइफो के थ्रू कास्ट ऑफ मटेरियल यूज, कास्ट ऑफ मटेरियल इशू और एंडिंग इन्वेंट्री कैसे फाइंड आउट की जाती है और इनकी प्राइसेस में क्या चेंज आता है। LIFO, FIFO and then weighted average costing method, third method है। The weighted average cost method is used when companies don't have major changes in their inventory. It finds the average of all the units bought during a period of time. The equation for weighted average cost is weighted average costing, WAC, or weighted average pricing method, weighted average cost, cost of goods sold divided by total number of units available over a period of time। वेटेड एवरेज कास्टिंग मेथड कंपनीज क्यों यूज़ करती हैं, जबकि कंपनीज जो है वो जितने यूनिट्स जो है वो परचेज करती है, रिसीव करती है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, तो उनकी जो है ऑल यूनिट्स की जो एवरेज फाइंड आउट करके देन इनको जो है वो सेल आउट करती है कि जितने यूनिट्स बिजनेस के पास अवेलेबल हैं, टोटल जितने यूनिट्स बिजनेस ने टोटल रिसीव किए हैं, उनको बिजनेस क्या करता है, जो उनकी टोटल कास्ट होती है, टोटल कास्ट पे जो टोटल यूनिट्स अवेलेबल है उनको डिवाइड करके जो एवरेज आती है, जो रेट आता है एवरेज रेट, उस पे बिजनेस जो है वो उस रेट पे जो है वो इशू करता है, सेल करता है। The weighted average method, which is mainly utilized to assign the average cost of production to a given period, is most commonly employed when inventory items are so intertwined that it becomes difficult to assign a specific cost to an individual unit। ये उस कंडीशन में यूज़ किया जाता है जबकि एक असाइन करना एक स्पेसिफिक यूनिट को कास्ट जो है वो असाइन करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो रहा हो, यूनिट्स को कास्ट असाइन करना डिफ़िकल्ट हो, तो बिजनेस क्या करता है इनकी एवरेज फाइंड आउट करके देन यूनिट्स जो है वो इशू कर देता है। This is frequently the case when the inventory items in question are identical to one another। जब यूनिट्स आइटम्स जो बिजनेस में अवेलेबल होते हैं, रिसीव हुए होते हैं, परचेज किए होते हैं बिजनेस, जब वो क्या आइडेंटिकल नेचर के हों, वन अनदर एक दूसरे से आइडेंटिकल नेचर में हो, तो उनको क्या करता है बिजनेस वेटेड उनकी एवरेज कास्टिंग फाइंड आउट मेथड का यूज़ करके उनको इशू कर देता है। Why would business use weighted average cost method? Business would use the weighted average costing method because it is the simplest of the three accounting method। ये क्या है कि तीनों जो कास्टिंग मेथड हैं लाइफो फाइफो, उनकी निस्बत क्या है, ये सिंपलेस्ट मेथड है, इसलिए बिजनेस इसको यूज़ करता है। आल्सो द वेटेड एवरेज कास्ट मेथड टेक्स इनटू कंसिडरेशन फ्लक्चुएशंस इन द कास्ट ऑफ इन्वेंट्री। इट डज दस बी this by averaging the cost of inventory over the respective period। This help business mitigate the impact of sharp prices changes। जो prices में changes आ रहा होता है ड्यूरिंग करंट जो कंडीशन मार्केट में चल रही होती हैं उनकी वजह से, तो उनको जो है मिटिगेट करने के लिए बिजनेस क्या करता है, शार्प प्राइसेस के चेंजेस को जो है उनके इफेक्ट से जो है बचने के लिए बिजनेस क्या करता है वेटेड एवरेज मेथड जो है वो यूज़ करता है। Finally, weighted average cost provides a clear position of the cost of goods sold as it takes into account all of the inventory units available for sale। This gives business a better representation of the cost of goods sold। वेटेड एवरेज कास्टिंग मेथड बिजनेस की जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसकी क्लियर पिक्चर जो है वो प्रोवाइड करता है और फाइनेंशियल पोजीशन में जो है वो क्लियर जो है वो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग और एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो प्रोवाइड करता है। The following is the record of received certain material during the month of January 2006। जनवरी 2 को रिसीव किए 100 यूनिट्स, 1 पीस इसकी पर यूनिट प्राइस है।
स्टॉक लेजर कार्ड है इसको प्रिपेयर करना है वेटेड एवरेज कास्टिंग मेथड के थ्रू। इसमें भी सेम जो है फॉर्मेट होगा जैसे कि लाइफ और फाइफो में था। फर्स्ट रेट का कॉलम था, देन रिसीव का, देन इशू और बैलेंस के कॉलम है। रिसीव में यूनिट्स रेट और अमाउंट के कॉलम होंगे, इशू में भी सेम यूनिट रेट और अमाउंट के, और बैलेंस में भी यूनिट रेट और अमाउंट के कॉलम होंगे। एज वी नो के जनवरी 2 को बिजनेस ने रिसीव किए 100 यूनिट्स। इनकी प्राइस पर यूनिट है, रेट कितना है 1 रुपीज़। तो इनको फर्स्ट पे रिसीव का जो कॉलम है 100 इसकी यूनिट लिखेंगे, रेट इसका 1 रुपीज़ है और अमाउंट मल्टीप्लाई किया यूनिट्स को रेट के साथ तो 100 इसकी अमाउंट आएगी। सेम इनको बैलेंस के कॉलम में 100 यूनिट है और इसका रेट है 1 रुपीज़ और अमाउंट इसकी टोटल है 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया यूनिट्स को रेट के साथ तो 100 इसकी अमाउंट होगी, बैलेंस में मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट जनवरी 9 को रिसीव किए 150 यूनिट्स 1 रुपीज़ 1.20 पर यूनिट इसकी प्राइस है, पर यूनिट इसका रेट है। जनवरी 9 को रिसीव किए, रिसीव के कॉलम में मेंशन करेंगे 150 यूनिट्स हैं और इनकी 1.2 इसका रेट था। रेट को यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो 180 इसकी कास्ट आएगी। इनको सेम एज इट इज़ बैलेंस में मेंशन कर देंगे। ये वेटेड एवरेज मेथड है तो इसमें हम क्या करते हैं, यूनिट्स जो जितने रिसीव होते जाते हैं इनको प्लस करके इनकी एवरेज फाइंड आउट करते हैं और इनकी कास्ट जितनी अवेलेबल होती है जिस जिस डेट की, उनको सभी को प्लस करके इनकी एवरेज फाइंड आउट करते हैं। तो देन इसमें ऐसे ही करेंगे हम। फर्स्ट पे हमने 2 जनवरी को कितने यूनिट रिसीव किए थे 100 और 150 यूनिट्स कब रिसीव किए जनवरी 9 को। तो यूनिट्स को प्लस किया 100 प्लस 150 तो 250 यूनिट्स जो हैं वो टोटल जो है जनवरी 9 को हमारे पास बैलेंस में अवेलेबल होंगे। और कास्ट कितनी है, जनवरी 2 को 100 थी और जनवरी 9 को 180 थी। 100 में 180 प्लस किया तो 280 इसकी कास्ट जो है वो टोटल आ जाएगी। तो इसको एवरेज को फाइंड आउट कैसे करते हैं ये चेक करें। वेटेड एवरेज कास्टिंग मेथड है एज वी ऑलरेडी सीन इक्वेशन के वेटेड एवरेज कास्टिंग है, वेटेड एवरेज प्राइसिंग है, इसके लिए इक्वेशन है वो यूज़ हो रही है। फार्मूला कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल जो होती है उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जनवरी 9 को हमारे पास 280 टोटल कास्ट है और 250 यूनिट्स हैं। तो रेट फाइंड आउट करते हैं। रेट कितना आएगा, वेटेड एवरेज प्राइस ऑन जनवरी 14 280 डिवाइडेड बाई 250 तो 1.12 रेट इसका फाइंड होगा। तो देन बैलेंस के कॉलम में इसका रेट मेंशन कर देंगे। जनवरी 9 को 1.12, जनवरी 14 को नेक्स्ट इशू करने हैं 125 यूनिट। 125 यूनिट्स जो हैं वो इशू करने हैं जनवरी 14 को। तो इसकी वेटेज एवरेज प्राइस फाइंड आउट करते हैं। एज वी नो के जनवरी 9 को हमारे पास बैलेंस में 1.12 रेट फाइंड आउट हो रहा था। इट्स मीन के टोटल हमारे पास कास्ट कितनी थी 280 और टोटल यूनिट कितने थे 250। 280 को 250 पे डिवाइड किया तो 1.12 रेट जो है वो जनवरी 14 के यूनिट्स जो है वो इशू करने के लिए हमारे पास फाइंड है। जनवरी 14 को 125 यूनिट जो है वो इशू करने हैं और इसका जो रेट है पर रेट यूनिट प्राइस है वो कितनी होगी 1.12, क्योंकि हम वेटेड एवरेज कास्टिंग मेथड के थ्रू यूनिट्स जो है वो इशू कर रहे हैं। तो 125 यूनिट इशू करने हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे रेट के साथ 1.12 के साथ तो 140 इसकी कास्ट आ जाएगी। देन बैलेंस में हमारे पास रिमेनिंग कितने रह जाएंगे, टोटल कितने यूनिट थे जनवरी 9 को 250। 250 में से जब 125 यूनिट इशू कर देंगे तो रिमेनिंग 125 बैलेंस में रह जाएंगे। और जो कास्ट है वो कितनी है, इशू कर रहे हैं 140। 140 जब कास्ट इशू हो गई तो टोटल हमारे पास जनवरी 9 को बैलेंस में 280 कास्ट थी। 280 में से 140 लेस किया तो रिमेनिंग हमारे पास 140 कास्ट जो है वो रह जाएगी। जनवरी 17 को रिसीव किए हैं 250 यूनिट्स 1.30 पर यूनिट इसकी प्राइस है, रेट है। जनवरी 17 को रिसीव के कॉलम में मेंशन करेंगे 250 यूनिट्स और इनका रेट है पर यूनिट प्राइस है 1.30। तो यूनिट्स को रेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो 325 इसकी अमाउंट या कास्ट फाइंड आउट हो जाएगी। देन इनको बैलेंस में ऐड कर देंगे। बैलेंस में लास्ट पे जनवरी 14 को हमारे पास 125 यूनिट्स थे तो 125 में 17 जनवरी के यूनिट्स 250 प्लस किया तो 375 इसके जो है यूनिट्स जो है वो टोटल एवरेज फाइंड आउट होंगे। देन कास्ट हमारे पास लास्ट पे अवेलेबल है जनवरी 14 को बैलेंस में 140 में प्लस करेंगे जनवरी 17 की कास्ट 325 में 140 प्लस किए
तो जनवरी 17 को बैलेंस के कॉलम में टोटल 465 कास्ट अमाउंट जो है वो मेंशन कर देंगे और इनका एवरेज रेट फाइंड आउट करना हो तो 465 टोटल जो कास्ट है इसको टोटल यूनिट 375 पे डिवाइड किया तो 1.24 इसकी रेट है जो पर यूनिट प्राइस है वो फाइंड आउट हो जाती है एवरेज प्राइस। नेक्स्ट जनवरी 19 को यूनिट्स इशू करने हैं, 100 यूनिट इशू करने हैं। जनवरी 19 को 100 यूनिट्स जो हैं वो वेटेड एवरेज कास्टिंग मेथड के थ्रू इशू करने हैं। वेटेड एवरेज प्राइस ऑन जनवरी 19 बैलेंस में हमारे पास जनवरी 17 को 465 कास्ट है और 375 यूनिट है। तो 465 को 375 पे डिवाइड किया तो एवरेज प्राइस जो है हमारे पास फाइंड आउट हो जाती है 1.24। तो 1.24 पे 100 यूनिट जो जनवरी 19 को हमने इशू करने हैं वो इशू कर देंगे। यूनिट्स को रेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो 124 इसकी कास्ट आ रही है। देन रिमेनिंग बैलेंस में हमारे पास जब 100 यूनिट इशू कर दिए जनवरी 17 को टोटल 375 यूनिट थे। 375 में से जब 100 इशू कर दिए तो बाकी 275 यूनिट जो हैं वो बैलेंस में यूनिट्स अवेलेबल होंगे। इसके अलावा जो कॉस्ट है वो हमारे पास जनवरी 17 को एवरेज कास्ट थी 465। 465 में से जब 124 जनवरी 19 को कास्ट जो है वो इशू हो गई तो देन क्या होगी 341 रुपीज़ एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो लास्ट में जनवरी 19 को अवेलेबल होगी। कास्ट ऑफ मटेरियल यूज़, कास्ट ऑफ मटेरियल यूज़, कास्ट ऑफ मटेरियल इशू, कास्ट ऑफ सेल जो है वो फाइंड आउट करेंगे वो कितनी है। हम इशू के कॉलम में कास्ट अवेलेबल है जनवरी 14 की 140 प्लस जनवरी 19 को हमने इशू किए थे 124। तो कास्ट ऑफ मटेरियल यूज जो है वो हमारे पास आ रही है टोटल 264। देन एंडिंग इन्वेंट्री जो लास्ट पे हमारे पास बैलेंस में कास्ट अवेलेबल होती है वो एंडिंग इन्वेंट्री होती है। जनवरी 19 को 341 एंडिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो वेटेड एवरेज कास्टिंग मेथड के थ्रू फाइंड आउट हुई है। तो एंडिंग इन्वेंट्री मेंशन कर देंगे 341। एज वी नो कि हमने लाइफो, फाइफो और वेटेड एवरेज कास्टिंग तीनों जो कास्टिंग मेथड है इनके थ्रू जो है वो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट की है। इफ प्राइसेस ऑफ गुड्स इज सेम ऑल द मेथड्स गिव सेम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू। For example, during inflation, cost of goods sold will be lower under FIFO and higher under LIFO method. During deflation, cost of goods sold will be higher under LIFO and lower under FIFO. Management to decide upon method to use. मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो लाइफो, फाइफो या वेटेड एवरेज कास्टिंग मेथड कौन सा मेथड यूज़ करके कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो फाइंड आउट करती है। और दूसरी रीज़न क्या है कि अगर प्राइसेस सेम रहे, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वगैरह ना हो तो कोई भी मेथड कास्टिंग मेथड यूज़ कर लें, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो सेम आएगी। लेकिन इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से क्या होता है कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइफो और लाइफो के थ्रू जो है वो चेंज आती है और वेटेड एवरेज कास्ट के थ्रू भी चेंज आती है।